नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो नेम राज सुंडा की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसमें हमने क्या स्टार्ट कर दिया, उसमें हमने सॉइल साइंस का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया। वो पहला लेक्चर जो सॉइल साइंस का है, जितने भी क्वेश्चन हमारे पहले लेक्चर से बन रहे हैं उसको हमने कल पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब हम अगली क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, जो पेज नंबर 155 से 165 तक के बीच के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, ये सीरीज़ सबसे बेटर लग रही है, तो आप लोग ये जो चैनल है इसको केवल आप लोग इतना कर दीजिए, 2 सेकंड लगता है करने में, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, इसे शेयर भी करते रहिए। शेयर जब करेंगे तो दूसरे लोगों के पास, आप अपने लोगों के पास शेयर करेंगे ना, तो अपने आपके लोगों के पास ये चीज़ें पहुंचती रहेंगी, उनसे आगे लोगों के पास चीज़ें पहुंचती रहेंगी, तो सबको बेनिफिट होगा और आप लोग बेनिफिट करते हुए लोगों को चलिए, जिससे जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं दूसरों को भी सेंड करिए, क्योंकि कंपटीशन तभी अच्छा हो पाएगा। तो पहली बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा ये सीरीज, ये जो हमारा अ, एक लक्ष्य जो है ये सही लग रहा है कि हम लोग सीरीज करते हुए चीज़ें आगे पढ़ लेंगे, तो इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बस ये चीज़ आपसे कहनी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो क्लासें हैं आपकी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये एक चीज़ से हम नहीं आपको बता रहे हैं, ये जो सुंडा की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी की सभी चीज़ें हम एक क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर देते हैं। चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर देते हैं, सब चीज़ डिस्कस कर देते हैं। तो ये सीरीज जो है आप लोग सीरियस लीजिएगा। दूसरा, आप इसके फॉलो करते रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर भी होती रहेंगी। तो हम लोग इसी को देखते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से बने मिट्टी के ढेले क्या कहलाते हैं? जो हमारे नेचुरल रूप से बने होते हैं, जो सॉइल एग्रीगेट्स, मिट्टी के ढेले, वो क्या कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शन है पेट्स, क्लॉड्स, सोलम या रिगोलिथ। तो मिट्टी के ढेले होते क्या हैं, कैसे बनते, क्या होते? जो हम पढ़ते हैं कि मृदा के पार्टिकल, जो मृदा कण होते हैं, वो छोटे 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 एक में जुड़ते रहते हैं। जब जुड़ते रहते हैं तो धीरे धीरे वो एक संख्या में जुड़ के वो एक बड़ा सा आकार का एक गोला बना लेते हैं। जब वो गोला बना लेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉइल एग्रीगेट्स बोलते हैं, या उसे बोलते हैं मिट्टी, हिंदी में बोलते हैं मिट्टी के ढेले। तो अगर जो वो नेचुरल तरीके से बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दूसरा, वो आर्टिफिशियल तरीके से बनते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जब हम निराई गुड़ाई या जुताई करते हैं उसके द्वारा जो मिट्टी के ढेले बन जाते हैं वो क्या होते हैं? तो अगर प्राकृतिक रूप से बात की जाए, जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी के ढेले बनते हैं वो क्या होते हैं? पेट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पेट्स कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? पेट्स हो जाएगा। दूसरा है क्लॉड। क्लॉड क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से जो ढेले बनते हैं, जो बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्लॉड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्लॉड कहते हैं। जो आर्टिफिशियल रूप से बनता है, आर्टिफिशियल मतलब उसे बिल्कुल डिजाइन विजाइन करके बनाया नहीं जाता, वो जो हम निराई गुड़ाई या जुताई करते हैं उसके द्वारा जो ढेले बनते हैं वो क्या होते हैं? वो कृत्रिम रूप से बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रूप से जो बनते हैं। सोलम क्या होता है? मैंने कल आपको जो मृदा संस्तर है वो पढ़ाए थे, उसमें अगर जो संस्तर ए प्लस बी को जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? सोलम हो जाएगा। यहीं पे अगर अगला ऑप्शन रिगोलित की बात करें तो इसमें ए बी तो होगा, ए बी संस्तर होगा, लेकिन इसमें सी को भी ऐड कर दिया जाएगा तो उन तीनों को एक साथ क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा रिगोलित। और ए बी को एक साथ क्या बोला जाएगा? सोलम। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पेट्स होगा, जो नेचुरल तरीके से बनते हैं। अगर क्लॉड की बात करते हैं, कृत्रिम रूप से बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब मृदा संरचना का ऊपरी भाग गोल होता है तो उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है कॉलमर, प्रिज्मेटिक, प्लेटी या ब्लॉक लाइक। उसे कॉलमर बोल देंगे, प्रिज्मेटिक बोल देंगे, ब्लॉकी बोल देंगे, या प्लेटी बोल देंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर, जिसे मृदा संरचना बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर या मृदा संरचना क्या होती है? मृदा संरचना क्या होती है? अगर बात करें सॉइल स्ट्रक्चर की, तो मृदा कणों का व्यवस्थित क्रम
उसे क्या कहते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर या मृदा संरचना कहते हैं। मृदा कणों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? मृदा संरचना या सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा, ये एक होता है, मैंने आपको बताया था किस टाइप का होता है। एक तो ये होता है आपका, जो मैंने आपको प्लेटी बताया था। अब प्लेटी नाम से ही पता चला प्लेट के आकार का होगा, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक प्लेटी प्लेट के जैसा होता है। कैसा होता है? प्लेट लाइक होता है स्ट्रक्चर। ये होता है आपका प्लेटी स्ट्रक्चर मृदा का। कैसा होता है? ये आपका प्लेट लाइट स्ट्रक्चर का प्लेटी होता है। ठीक है। दूसरा आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दूसरा आपका होता है कैसा? जो हमारा प्रिज्मेटिक होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्रिज्मेटिक होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्रिज्मेटिक होता है। तीसरा हमारा होता है ब्लॉकी स्ट्रक्चर। क्या होता है? ब्लॉकी स्ट्रक्चर। कैसा होता है हमारा तीसरा? ब्लॉकी स्ट्रक्चर होता है। चौथी की बात करें तो ये स्पोराइडिकल होता है। कैसा होता है? स्पोराइडिकल होता है। स्पोराइडिकल होता है। अगर बात करें प्रिज्मेटिक की, तो प्रिज्मेटिक जो स्ट्रक्चर या मृदा संरचना होती है, उसमें दो टाइप की पाई जाती हैं। एक तो आपका होता है प्रिज्म जैसा, प्रिज्म जैसा। दूसरा आपका होता है कॉलमर। कैसा होता है? कॉलमर होता है, कॉलमनर होता है। तो प्रिज्मेटिक में हो, जैसे ये मैंने आपको बता दिया, ये जो हमारा बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर होता है मृदा का, जो ये स्ट्रक्चर होता है मृदा का, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ऐसा स्ट्रक्चर मृदा का, क्योंकि ये प्रिज्म जैसा बना है। कैसा बना है? प्रिज्म जैसा बना है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये प्रिज्मेटिक हो जाएगा। अगर यही भाग, इसका स्तंभ ऊपर जाके ऐसे गोल हो जाए, यही भाग स्तंभ ऊपर जाके ऐसे गोल हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कॉलमर। ठीक है। प्रिज्मेटिक और कॉलमर, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे अगर इसकी बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एरिड, मतलब शुष्क जगहों पे, और सेमी एरिड रीजन में। एरिड और सेमी एरिड रीजन में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एरिड में, शुष्क में, और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनका जो आकार होता है वो 15 सेंटीमीटर डाईमीटर का होता है। डाईमीटर क्या होता है? जो इसका व्यास होता है, ये जो मतलब जो हमारा एग्रीगेट, मान लो ढेला बन गया, इसका जो व्यास होता है प्रिज्मेटिक जो स्ट्रक्चर होता है उसका कितना होता है? 15 सेंटीमीटर डाईमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉकी की। अगर ब्लॉकी की बात करें तो ये जो है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्यूब लाइक। आप लोग क्यूब लाइक स्ट्रक्चर पढ़े ही होंगे कैसे होते हैं। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ऐसे आकार के जो आपके मृदा कण पाए जाएंगे वो कैसे होते हैं? ब्लॉकी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर तक होता है। कितना इसका जो डाईमीटर होता है या व्यास होता है कितना होता है? 10 सेंटीमीटर तक होता है। दूसरा अगर बात करें ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अपर जो जोन होता है, ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग होता है किसका? बी संस्तर का, बी हॉरिजन का। बी हॉरिजन का जो ऊपरी भाग होता है उसमें कौन पाए जाते हैं? ब्लॉकी स्ट्रक्चर जैसे पाए जाते हैं। अगला बात करते हैं हम स्फेरॉइडिकल की। अगला हम बात करते हैं स्फेरॉइडिकल की। अगर स्फेरॉइडिकल की बात करते हैं तो स्फेरॉइडिकल मतलब ये गोल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? गोल स्ट्रक्चर होता है। ये गोल गोल जैसे पाए जाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्रेनुलर, ग्रेनुलर होते हैं। दूसरा होता है क्रम्बी। एक होता है ग्रेनुलर, दूसरा होता है क्रम्बी। बस अभी इतना समझ लीजिए। बाकी इसके लिए एक क्वेश्चन आके पर्टिकुलर इंडिविजुअल इसके लिए ही है, स्फेरॉइडिकल के लिए। उसमें हम आपको स्फेरॉइडिकल क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ समझाएंगे। तो आपने समझ लिया प्लेटी प्लेट जैसा होता है। इसका जो बीच वाला भाग होता है बहुत पतला होता है। साइड के जो भाग होते हैं वो भार मारे हुए होते हैं। प्रिज्म दो टाइप के होते हैं, प्रिज्मेटिक और कॉलमर। ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं। इनका व्यास 15 सेंटीमीटर डाईमीटर का होता है। प्रिज्म जैसा आकार जब ऊपर वाला होता है तो प्रिज्मेटिक। अगर ऊपर का आकार गोल होता है उसे कॉलमर बोल देते हैं। ब्लॉकी में ये क्यूब लाइक होते हैं, क्यूब जैसे होते हैं, जो मैंने आपको क्यूब बना के दिखाया। दूसरा ये 10 सेंटीमीटर डाईमीटर के होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बी हॉरिजन के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पे चलते हैं तो मृदा संरचना का सबसे ऊपरी भाग गोल होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? ये कॉलमर हो जाएगा।
क्या कहेंगे, ये इनका भाग ऐसे होता है, इनका भाग जो है ऐसे होता है, ऐसे इनका भाग होता है। अगर प्रिज्मेटिक मैंने अभी आपको बताया, प्रिज्मेटिक मतलब ऐसा भाग होता है, प्रिज्मेटिक ये हो जाएगा। प्रिज्मेटिक कैसा भाग होता है, प्रिज्म जैसा आकार बन जाता है तो उसे प्रिज्मेटिक। प्लेटी मैंने आपको बता ही दिया, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग प्लेट घर में देखते हैं ना, प्लेट ऐसे तो होती, साइड में उभारली होती, बीच में पतली होती। ब्लॉक ये क्यूब जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये क्यूब जैसा हो जाएगा। ब्लॉक कैसा हो जाएगा, ये क्यूब जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर है, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जो क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा ब्लॉक लाइक होगा, तो इसका सही आंसर कॉलमर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेती के लिए सबसे अच्छा जो मृदा संरचना होती है क्या मानी जाती है। आपके पास ऑप्शन है क्रम्बी, दूसरा है ग्रेनुलर, तीसरा है बोथ, चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो अगर क्रम्बी और ग्रेनुलर की बात करते हैं तो इसमें सबसे अच्छा मृदा संरचना कौन सी पाई जाती है, इसमें खेती के लिए क्रम्बी में। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्पोराइडिकल होता है, स्पोराइडिकल होता है, ये मृदा संरचना का भाग होता है। ये किस आकार का होता है, गोल आकार का होता है। कैसा होता है, गोल आकार का होता है। ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है हमारा क्या, ग्रेनुलर, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है क्रम्बी। एक तो हमारा होता है ग्रेनुलर और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा क्रम्बी हो जाता है। और ये ज़्यादातर जो स्पोराइडिकल गोला स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, ए हॉरिजन में पाया जाता है, ए संस्तर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ए संस्तर में पाया जाता है। अगर ग्रेनुलर की बात करें तो जो ग्रेनुलर का मतलब ही होता है, जो ग्रेन मतलब क्या होता है, दाने जैसा है। इसमें जो इसके जो संरचना होती है दाने जैसी होती है। इसमें कैसे पार्टिकल होंगे, दाने जैसे होंगे। ये आपकी क्रॉप के लिए अच्छे माने जाते हैं, मतलब अच्छे माने जाते हैं, गुड होते हैं आपके काहे के लिए, क्रॉप के लिए, गुड फॉर क्रॉप। ठीक है। दूसरा अगर क्रम्बी की बात करते हैं, जो क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है ये सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है किसके लिए, फॉर द क्रॉप के लिए, किसके लिए, क्रॉप के लिए। ठीक है। दूसरा इसमें बात करें पोर स्पेस की। ठीक है। अगर हम अंतर की बात करते हैं कि ग्रेनुलर और क्रम्बी में अंतर का, क्योंकि होते तो दोनों गोल हैं, तो अगर ग्रेनुलर की बात करें दानेदार होते हैं, दानेदार होते हैं मतलब इनमें जो बीच में जगह होती है इनमें जगह नहीं होती। अगर क्रम्बी की बात करें तो मान लो ये ग्रेनुलर है, ठीक है, ये पूरा ये स्ट्रक्चर है ग्रेनुलर का, ठीक, ये दोनों गोल होंगे, ग्रेनुलर का है। अब यही स्ट्रक्चर अगर हम इधर बनाएं तो इसमें क्या अंतर दिख रहा है, जो ये बीच का भाग है इसमें ये गायब हो जाता है, तो इसमें जो होता है पोर स्पेस इसमें बढ़ जाता है, पोर स्पेस जो होता है इसमें आ जाता है। पोर स्पेस मतलब खाली जगह बीच में आ जाती है इसके कड़ों में, तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्रम्बी हो जाएगा। ग्रेनुलर का मतलब इसमें जो बीच की खाली जगह क्रम्बी में बच रही थी इसमें नहीं बचेगी, ये पूरा का पूरा भाग भरा रहेगा, इसीलिए इसमें पोर स्पेस नहीं होता, तो इसमें पोर स्पेस पाया जाता है, पोरस हो जाता है ये, तो इसे क्या कहेंगे, ग्रेनुलर कहेंगे, इसे कहेंगे क्रम्बी स्पेस कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा क्या होगी, क्रम्बी स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा खनिज, जो मिनरल सॉइल होता है उसमें पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन है 2.66 ग्राम प्रति mm², दूसरा है 2.1 से 2.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.1 से 1.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 2.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या 2.1 से 2.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर के बारे में बात करें, जो आपका मिनरल सॉइल के लिए होता है, जो आपका मिनरल सॉइल के लिए होता है कितना होता है, 2.66 मतलब 2.66 ग्राम प्रति mm²। सॉरी ये सेंटीमीटर है ना, हाँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसके हम आप ही जाएंगे टाइपिंग के लिए। 2.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बात करें पार्टिकल डेंसिटी की, अगर बात करते हैं पार्टिकल डेंसिटी की, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कण घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, कण घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टिकल में कण हो गया, डेंसिटी में घनत्व हो गया। अब इसका क्या मतलब होता है, जो एक यूनिट जो एरिया होता है उसमें इंडिविजुअल एक कण का जो जितना घनत्व होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पार्टिकल डेंसिटी। क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं पार्टिकल डेंसिटी। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पार्टिकल डेंसिटी। तो अगर पार्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम पार्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो इसमें हम एक फार्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं? इसमें एक फार्मूला देखते हैं। फार्मूला कौन सा होता है पार्टिकल डेंसिटी के लिए? इसमें होता है वेट ऑफ सॉइल। जो वेट होता है, वजन होता है किसका? सॉइल सॉलिड का। किसका? सॉइल सॉलिड का। जो सॉइल सॉलिड का वजन होता है वो किसके अनुपात में होता है? वॉल्यूम के। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। सॉइल सॉलिड। जो ठोस मृदा का जो वजन होता है वो किसके अनुपात में होता है? आयतन के अनुपात में होता है। किसके? जो मृदा का ठोस होता है। जो सॉइल सॉलिड का वेट वजन होता है बटे जो वो आयतन होता है सॉइल सॉलिड का। इससे हम क्या निकालते हैं? इससे हम पार्टिकल डेंसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पार्टिकल डेंसिटी निकालते हैं। दूसरा अगर बात करें पार्टिकल डेंसिटी जो है, अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें 2.1 से 2.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कितना किसका होता है? ये होता है ऑर्गेनिक मैटर, जिस मतलब कार्बनिक पदार्थ का। कार्बनिक पदार्थ का होता है या ऑर्गेनिक मैटर का होता है। ऑर्गेनिक मैटर का होता है। दूसरा अगर बात करें 1.1 से 1.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर किसका होता है? ये होता है, सॉरी, ये होता है ऑर्गेनिक मैटर का। और ये जो दूसरा वाला होता है, हम कंफ्यूज हो गए। हाँ, ये जो होता है 2.1 से 2.4 ये किसका होता है? ये ऑर्गेनिक सॉइल का होता है। ऑर्गेनिक सॉइल का होता है। ऑर्गेनिक मैटर का कितना होता है? 1.1 से 1.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें, ये किसका होता है? ये जल का होता है। किसका होता है? जल का होता है या वाटर का होता है? किसका होता है? जल का होता है या वाटर का होता है? अब इसके बारे में एक चीज़ थोड़ी और जानकारी हम आपको दे देते हैं कि पार्टिकल डेंसिटी और क्या क्या चीज़ की जो है फंक्शंस करता है। अगर पार्टिकल डेंसिटी की बात करें, जिसे हम शॉर्ट में पीडी लिख देते हैं, कण घनत्व जो होता है, इसे और क्या बोलते हैं? इसे रियल डेंसिटी बोलते हैं। रियल डेंसिटी भी बोलते हैं। दूसरा इसे ट्रू डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू डेंसिटी बोलते हैं और रियल डेंसिटी भी बोलते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं, अगर पार्टिकल डेंसिटी कम है तो यानी कि उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? जब सॉइल में और पार्टिकल डेंसिटी पीडी कम होती है तब क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जो है ऐड करना पड़ता है। मतलब उसमें बढ़ाना करना पड़ता है। जब पार्टिकल डेंसिटी कम होती है तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं। दूसरा बात करें तो इसमें जो हैवी मिनरल्स होते हैं, जो पार्टिकल डेंसिटी में जो होते हैं, उसमें हैवी मिनरल्स जब होंगे तो उनकी जो ग्रोथ है या उनकी नंबर्स है वो क्या होंगे? वो बढ़ते रहेंगे, वो इंक्रीज होंगे। हैवी मिनरल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं तब पार्टिकल डेंसिटी में इंक्रीज होते हैं। क्या वो इंक्रीज होते हैं? पार्टिकल डेंसिटी में इंक्रीज होते हैं। तो हमने क्या क्या जान लिया पार्टिकल डेंसिटी में? पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है? जो एक कण का घनत्व होता है वो होती है पार्टिकल डेंसिटी। दूसरा, पार्टिकल डेंसिटी को ट्रू और जो होती है रियल डेंसिटी कहते हैं। तीसरा, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें पार्टिकल डेंसिटी 1.1 से 1.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। दूसरा, अगर बात करें कि पार्टिकल डेंसिटी जो होती है वो अगर कम होती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा देते हैं। तीसरा, अगर बात करें जो ऑर्गेनिक सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी होती है 2.3 से 2.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगर बात करें वाटर की 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगर फार्मूला की बात करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? पार्टिकल डेंसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्क डेंसिटी के बारे में। क्या बात करते हैं बल्क डेंसिटी के बारे में? वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्ले सॉइल की जो है बल्क डेंसिटी कितनी होती है? क्ले जो सॉइल होती है, जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है, इसकी बल्क डेंसिटी जो स्थूल घनत्व होता है कितना होता है? अब बल्क डेंसिटी क्या होती है? जो एक यूनिट एरिया में जो हमारा जो उसमें जो सॉइल पार्टिकल होते हैं उनकी जब डेंसिटी होती है कि इंडिविजुअल जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो क्या होती है? वो स्थूल घनत्व
बोलते हैं या इसे पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्थूल घनत्व बोलते हैं। स्थूल घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्थूल घनत्व बोलते हैं। अगर बल्क डेंसिटी की बात करें, बीडी की बात करें, तो सबसे पहले जो है इसमें हम जानेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला की बात करते हैं। अगर फार्मूला की बात करते हैं तो फार्मूला इसका क्या होगा? इसका होगा वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल अपान जो होता है वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। अब पार्टिकल डेंसिटी में क्या हो रहा था? सॉइल सॉलिड का वेट था, सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम था। इसमें ओवन ड्राई सॉइल है और इसमें वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल है। ओवन ड्राई सॉइल का मतलब होता है कि मिट्टी को सुखा के उसका वेट किया जा रहा है, बटे मिट्टी को सुखा के उसका आयतन लिया जा रहा है। तो इसके फार्मूला से जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? बल्क डेंसिटी निकल के आएगी। तो अगर बात करते हैं हम अगली की, हमारी जो बल्क डेंसिटी होती है इसे और क्या बोलते हैं? इसे वॉल्यूम वेट भी बोलते हैं। क्या इसे दूसरा नाम दिया जाता है? इसे नेम क्या दिया जाता है? इसे हम वॉल्यूम वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम वेट भी बोलते हैं। क्या इसे बोलते हैं? इसे वॉल्यूम वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे वॉल्यूम वेट भी बोलते हैं। अगर बात करें पार्टिकल डेंसिटी की, ठीक है, तो उसके लगभग आधे होता है बल्क डेंसिटी। अगर पार्टिकल डेंसिटी की बात करें उससे कम होता है बल्क डेंसिटी, जिसमें भी होगा उसमें कम होगा बल्क डेंसिटी। तो अगर ऑप्शन पे चलते हैं कि बल्क डेंसिटी जो क्ले सॉइल की होती है कितनी होती है, आपके पास ऑप्शन है 1.1 से 1.4 ग्राम सीसी, 1.4 से 1.75 ग्राम सीसी, 1.33 ग्राम सीसी, 0.5 ग्राम सीसी और 2 ग्राम सीसी। तो अगर बात करें क्ले सॉइल की, तो जो क्ले सॉइल होती है उसका कितना होता है? 1.1 से 1.4 ग्राम प्रति सीसी होता है बल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व होता है। वहीं अगर दूसरा बात करें 1.4 से 1.75 ग्राम प्रति ग्राम, ये यहाँ पे हो जाएगा ग्राम प्रति सीसी। ये किसका हो जाएगा डेंसिटी? ये हो जाएगी हमारी सैंडी सॉइल की। किसकी? सैंडी सॉइल, या जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बलुई मिट्टी बोलते हैं। 1.33 की बात करते हैं तो 1.33 हो जाएगा मिनरल सॉइल की। मिनरल सॉइल की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनरल सॉइल की हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 0.5 ग्राम प्रति सीसी की, तो ये हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का। उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर था? जिसमें मैंने अभी आपको क्या बताया, पार्टिकल डेंसिटी में ऑर्गेनिक मैटर कितना था? 1.1 से 1.4, तो इसका आधा लगभग हो जाएगा 0.5। अगर बात करते हैं 2 ग्राम प्रति सीसी, ये किसका होता है? ये सब सॉइल का होता है। किसका होता है? सब सॉइल का होता है। ठीक है, किसका होता है? सब सॉइल का होता है। तो अभी मैंने मिनरल का आपको मिनरल सॉइल का कितना बताया था पार्टिकल में? 2.66, इसमें आधा हो जाएगा 1.33 हो जाएगा। इसी तरीके से कम रहता है, किससे? जो हमारी पार्टिकल डेंसिटी होती है उससे बल्क डेंसिटी कम रहता है। कुछ और पॉइंट हैं जो हमारी बल्क डेंसिटी के, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। अगर बल्क डेंसिटी की बात करते हैं तो जो सैंडी सॉइल होती है उसमें ज़्यादा होती है क्ले सॉइल से। जो सैंडी सॉइल होती है उसमें ज़्यादा होती है किससे? क्ले सॉइल से। इसका क्या मतलब है? सैंडी सॉइल होती है शुष्क होती है, ठीक है, उसमें जो है जलधारण क्षमता करने की कम होती है। अगर जलधारण क्षमता बिल्कुल कम होगी तो उसमें मॉइस्चर नहीं टिकेगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो वो मृदा सूखी होगी, और जब सूखी होगी तो उसमें क्या होगा? उसमें बल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व होगा। दूसरा अगर बात करते हैं, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो जो इसमें हम, जैसे उसमें हमने पार्टिकल डेंसिटी कम थी तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दिया। अगर इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे तो क्या होगा? तो इसमें जो बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर इसमें हम जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारी बल्क डेंसिटी जो है वो डिक्रीज या कम हो जाएगी। उसमें क्या होता है? बल्क जो पार्टिकल डेंसिटी थी वो बढ़ जाती थी। तीसरा हम बात कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट हमारा ये है, जो हमारी कंपैक्टनेस ऑफ सॉइल जो होती है वो बल्क डेंसिटी को बढ़ाती है। कंपैक्टनेस ऑफ सॉइल मतलब क्या होता है? जो हमारी सॉइल जो है, जिसमें जो हमारी सॉइल धीरे धीरे सूखने लगती है, जिनमें मॉइस्चर की कमी होने लगती है, वो हमारी सॉइल जो है क्या होती है? वो हमारी बल्क डेंसिटी को बढ़ाती रहती है, उससे उसमें जो है बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर और चौथे नंबर की बात करें तो इसमें जो है
अगर हम कल्चरल टीलेज ऑपरेशन करते हैं, मतलब जुताई गुड़ाई करते हैं, तो इसमें जो है बल्क डेंसिटी क्या होती है, बल्क डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं जो बल्क डेंसिटी के बारे में हमने जाने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1.1 से 1.4 ग्राम प्रति सीसी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेडॉक्स पोटेंशियल जो होता है जल भराव वाली मृदा में कैसा पाया जाता है। जो हमारा रेडॉक्स पोटेंशियल होता है जल भराव वाली मृदा में कैसा पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है -250 से -350 MB, +400 से +700 MB, या दोनों, या नॉन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही आंसर की बात करें, जो हमारी जल भराव वाली मृदाएं हैं उनमें कितना पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है -250 से -350 MB। कितना, -250 से -350 MB कितना पाया जाता है, -250 से -350 MB। दूसरा अगर बात करते हैं कि हमारा जो +400 से +700 किस में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है जो हमारी कौन सी मृदाएं होती हैं, वेल ड्रेन्ड मृदाएं होती हैं, मतलब जिनमें जल भराव नहीं होता है, जिनमें जल निकासी अच्छी पाई जाती है, जो हमारी वेल ड्रेन्ड या अच्छी जल निकास वाली मृदाएं होती हैं, अच्छी जल निकास वाली मृदाएं, जल निकास वाली मृदाएं होती हैं, जो अच्छे जल निकास वाली मृदाएं होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें +400 से +700 MB जो है रेडॉक्स पोटेंशियल पाया जाता है। कितना पाया जाता है, +400 से +700 MB रेडॉक्स पोटेंशियल पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रेडॉक्स पोटेंशियल होता है इसका एक मात्रक होता है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, e⁻h से प्रदर्शित करते हैं। अब e⁻h का क्या मतलब होता है, ये एक सिस्टम होता है या एक प्रणाली होती है जो कि क्या करता है, जो कि आपका ऑक्साइड रिडक्शन जो होता है उसके पोटेंशियल को दर्शाता है। ऑक्साइड रिडक्शन मतलब जो हमारी ऑक्सीजन होता है उसका रिडक्शन मतलब उसकी कमी को दर्शाता है। जो हमारी मिट्टी होती है उसमें जो हमारी जिसमें ऑक्सीजन की जो पोटेंशियल है उसकी कमी को दर्शाता है कौन, रेडॉक्स पोटेंशियल, उसी को हम रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट हमने आपको बताई दी, MV होती है, जो मैंने अभी आपको ऑप्शन में लिखा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -250 से -300 MB हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है सॉइल डेंसिटी किसे कहते हैं, सॉरी किससे मापते हैं। अगर सॉइल डेंसिटी की बात करते हैं तो सॉइल डेंसिटी जो है किससे मापते हैं। आपके पास ऑप्शन है पिक्नोमीटर, ODR, सॉइल प्लास्टिसिटी, ये ऑप्शन अलग अलग हो गए हैं। तो सॉइल डेंसिटी आपके पास दिख ही रहा होगा, पिक्नोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, पिक्नोमीटर से मापते हैं। दूसरा अगर बात करें ODR, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो, क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो जो होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो जो होता है वो किससे मापते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो जो है किससे मापते हैं। तो अगर ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो की बात करते हैं तो वो मापते हैं हम किससे, वो हम नापते हैं प्लेटिनम वायर से। किससे मापते हैं, प्लेटिनम वायर से मापते हैं। किससे मापते हैं, प्लेटिनम वायर से। अगर बात करते हैं सॉइल प्लास्टिसिटी के बारे में, अगर बात करते हैं सॉइल प्लास्टिसिटी जो होती है उससे कि वो किससे मापते हैं, सॉइल प्लास्टिसिटी की बात करते हैं तो सॉइल प्लास्टिसिटी जो होती है उसको हम किससे मापते हैं, जो हमारा सॉइल डेंसिटी होती है उसे पिक्नोमीटर से मापते हैं। ODR की बात करते हैं तो ODR जो हमारा होता है उसको किससे मापते हैं, वो हम मापते हैं प्लेटिनम वायर से। तो अगर बात करते हैं प्लेटिनम वायर की, क्योंकि प्लेटिनम वायर किससे मापते हैं, ODR से, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो से। क्या इसका होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो होता है। तो ये इससे क्या मापते हैं, इससे मापते हैं, क्या मापते हैं, ये किससे मापते हैं, प्लेटिनम वायर से मापते हैं। किससे मापते हैं, प्लेटिनम वायर से मापते हैं। किससे मापते हैं, प्लेटिनम वायर। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो होता है जब हम गहराई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती जाती है,
ठीक है। उसी को ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो, जितनी जड़ें गहराई में जाती जाएंगी वहाँ उन्हें ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, इसी को ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो बोला जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर रेंज की बात करें, अगर ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो की रेंज की बात करें, रेंज कितनी होती है इसकी? रेंज होती है 22.9 से की पावर -8 से, ये होती है 39.5 गुणे 10 की पावर -8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अगर बात करें 22.9 गुणे 10 की पावर माइनस, सबसे कम किसकी होती है? जो हमारी पी होती है, उसकी सबसे ज़्यादा होती है किसकी? पी की। यहाँ पे हमारा पी हो जाएगा, ये पी की होती है 39.5 गुणे 10 की पावर -8। अगर सबसे कम की बात करें तो ये किसकी हो जाएगी? राइस की हो जाएगी। किसकी? राइस की हो जाएगी। 22.9 गुणे 10 की पावर -8 किसकी हो जाएगी? ये राइस की सबसे लोएस्ट ये होती है और सबसे हाईएस्ट ये होती है। सबसे लोएस्ट ये होती है, सबसे हाईएस्ट ये होती है। सबसे हाईएस्ट किसकी हो जाएगी? पी की, मटर की हो जाएगी। सबसे लोएस्ट किसकी हो जाएगी? राइस की हो जाएगी या आम की हो जाएगी, सॉरी धान की हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल कलर की प्योरिटी किससे मापते हैं? आपके पास ऑप्शन है ह्यू, वैल्यू, नॉन ऑफ दीज या क्रोमा। ह्यू हो गया, वैल्यू हो गया, नॉन ऑफ दीज हो गया या क्रोमा हो गया। तो अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें, जो प्योरिटी ऑफ कलर है, उसको किससे मापते हैं? आपके पास ऑप्शन है ह्यू हो गया, वैल्यू हो गया और क्रोमा हो गया। क्या हो गया? ह्यू हो गया, वैल्यू हो गया और क्रोमा हो गया। तो शुद्धता को अगर मापते हैं, प्योरिटी को मापते हैं, किससे मापते हैं? क्रोमा से मापते हैं। क्या मापते हैं? क्रोमा से। ह्यू से क्या मापा जाता है? ह्यू से हम मापते हैं जो इसका कलर है, जो कलर होता है वो किससे देखते हैं? वो ह्यू से देखते हैं। अगर वैल्यू की बात करें तो उसकी जो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट मतलब कितना डार्कनेस है, कितना वो ब्राइट है या कितना डार्क है वो किससे मापते हैं? वो मापते हैं वैल्यू से। अगर क्रोमा की बात करें, इससे प्योरिटी ऑफ कलर मापा जाता है। प्योरिटी ऑफ कलर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? प्योरिटी ऑफ कलर मापा जाता है। तो अगर बात करें सॉइल कलर चार्ट की, ये किसने दिया था? मुंसेल ने दिया था। किसने दिया था? मुंसेल ने दिया था। सॉइल कलर चार्ट जो है किसने दिया था? ये दिया था मुंसेल ने। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। तो सॉइल कलर की हम प्योरिटी किससे मापते हैं? क्रोमा से मापते हैं। नेक्स्ट हमारा है पानी की जो है स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? जो हमारी हेड लिखी है हीट होती है, जो हमारा वाटर होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है कितनी होती है? वाटर की जो हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन है 1, 0.2, 0.5 या इनमें से कोई नहीं। आपके पास ऑप्शन क्या है? 0.1, 0.5, 0.2 या इनमें से कोई नहीं। तो पानी की अगर विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो कितनी होती है? 1 होती है। अगर पानी के विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं तो कितना होता है? विशिष्ट ऊष्मा पानी की कितनी होती? 1 होती। अगर 0.2 की बात करें, किसकी होती है? सॉइल की होती है। सॉइल की अगर विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट की बात करें 0.2 होती। अगर 0.5 की बात करें, किसकी होती? ऑर्गेनिक मैटर की होती है। किसकी होती? ऑर्गेनिक मैटर की कितनी होती? 0.5 होती है स्पेसिफिक हीट। तो पानी की कितनी होती? 1 होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल पोरोसिटी के बारे में। क्ले में कितने परसेंट जो है पोरोसिटी होती है? जो सॉइल पोरोसिटी की बात करते हैं, क्ले में जो है कितने परसेंट पोरोसिटी पाई जाती है? पोरोसिटी का मतलब होता है कितने परसेंट पोर स्पेस पाए जाते हैं, कितने परसेंट इसमें पोर स्पेस क्ले सॉइल में पाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है 30 से 60%, 40 से 60%, 35 से जो हो गया आपका 40% या 90 से 95%। क्या हो गया? 30 से 60%, 40 से 60%, 35 से 40%, 90 से 95%। अगर बात करते हैं पोरोसिटी की, ठीक है, तो अगर क्ले की बात करते हैं तो क्ले में कितना पाए जाते हैं? 40 से 60। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 40 से 60 ये क्ले में पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं 30 से 60% की, ये किस में पाए जाते हैं? ये इनकी रेंज होती है। जो रेंज होती है वो 30% से स्टार्ट होकर 60% तक जो है पोर स्पेस जाते हैं। 30% से अगर पोर स्पेस सबसे कम होंगे 30% होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे 60% होंगे। दूसरा, अगर 35 से 40 की बात करते हैं, ये किस में पाए जाते हैं?
ये पाए जाते हैं हमारे सैंडी सॉइल में। किस में पाए जाते हैं? जिसे हम बलुई मृदा कहते हैं। उसमें कितने पोर स्पेस पाए जाते हैं? 35 से 40% या 35 से कभी कभी 50% भी लिखा हो सकता है। अगर पोर स्पेस की बात करते हैं या पोरोसिटी की बात करते हैं, अगर पोरोसिटी की बात करते हैं तो पोरोसिटी की बात अगर करनी है तो इसमें कुछ पॉइंट हमें जानने बहुत ज़रूरी। पोरोसिटी की बात करते हैं तो इसका फार्मूला, अगर हम पोरोसिटी हमें कहीं निकालने का फार्मूला आ जाता है कुछ एग्ज़ाम में, तो हम क्या करें, 1 माइनस BD/PD इंटू 100, 1 माइनस BD/PD इंटू 100। BD मतलब बल्क डेंसिटी बटे पार्टिकल, 1 माइनस बल्क डेंसिटी बटे पार्टिकल डेंसिटी गुणे 100 कितना हो जाएगा? हाँ, इसमें एक चीज़ और है, 100 माइनस होगा 100 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपने पार्टिकल डेंसिटी और ब्रैकेट बंद गुणे 100 हो जाएगा। अगर बात करें इसके पोरोसिटी या पोर स्पेस की बात करें, तो जब हम ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं, इसका एक पॉइंट और है, अगर हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं तो पोर स्पेस हमारे क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। या पोरोसिटी हमारी जो है, जो पोरोसिटी होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है या इंक्रीज़ हो जाती है। पोरोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। दूसरा अगर बात करते हैं, अगर हम जो हमारी ज़्यादा पोर स्पेस वाली क्रॉप, जो हमारी ज़्यादा लार्ज साइज़ वाले पोर स्पेस होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? जो लार्ज साइज़ पोर स्पेस होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सैंडी सॉइल में। और जो माइक्रोपोर्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो हमारे पाए जाते हैं क्ले सॉइल में। जो लार्ज सॉइल जिसे मैक्रो कहते हैं वो किस में पाए जाते हैं? सैंडी में। जो माइक्रो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? क्ले में। और जो हमारे क्रम्बी स्ट्रक्चर, मैंने अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, जो क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है और जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, जो स्पोराइडिक्स के अंदर आ जाता है, जो गोल होते हैं, वो जो उनके पास जो है सबसे ज़्यादा पोरोसिटी पाई जाती है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा खेती के लिए अच्छे माने जाते हैं। अगर हम रेशियो की बात करें, अगर हम चौथा पॉइंट है जो रेशियो की बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो के, तो उनका रेशियो कितना होता है? 1:1 होता है। उनका अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है। तो सही आंसर की बात करें तो कितना हो जाता है? 40 से 60% क्ले में हो जाते हैं, 35 से 50% सैंडी सॉइल में हो जाते हैं। जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं तो पोर स्पेस बढ़ जाते हैं। अगर लार्ज साइज़ के हैं तो उन्हें सैंडी सॉइल के अंदर रखते हैं। अगर स्मॉल साइज़ के हैं उन्हें हम क्ले सॉइल के अंदर रखते हैं। अगर रेशियो की बात करते हैं तो 1:1 हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एपेटाइट द्वारा मृदा में कौन सा पोषक तत्व दिया जाता है? अगर एपेटाइट हम मिनरल की बात करते हैं उसके कारण मृदा में कौन सा पोषक तत्व की पूर्ति होती है? आपके पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, आपके पास ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। आपके पास ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपेटाइट से क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है। एपेटाइट से क्या मिलेगा? फास्फोरस मिलेगा। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन किस मिनरल द्वारा प्राप्त होता है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर द्वारा प्राप्त होता है। किस पदार्थ द्वारा प्राप्त होता है? ये ऑर्गेनिक मैटर द्वारा प्राप्त होता है। अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो ये प्राप्त होता है माइका एंड फेल्डस्पार के लिए। माइका और फेल्डस्पार द्वारा क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम प्राप्त होता है। अगर कैल्शियम की बात करते हैं, अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो ये डोलोमाइट के द्वारा प्राप्त होता है, कैल्साइट के द्वारा प्राप्त होता है, एंथ्राइट द्वारा प्राप्त होता है, दूसरा जिप्सम द्वारा प्राप्त होता है। ये चार जो हमारे मिनरल होते हैं इनके द्वारा हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा? डोलोमाइट, कैल्साइट, एंथ्राइट, जिप्सम। कैल्शियम, डोलोमाइट, कैल्साइट, एंथ्राइट और जिप्सम, इनके द्वारा हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। कुछ और हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे हमारा मैग्नीशियम हो गया, ये भी हमें डोलोमाइट, मस्कोवाइट, बायोटाइट और एंथ्राइट।
बायोटाइट और एंथ्राइट। इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम प्राप्त होता है। देखो डोलोमाइट मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों में है, उसमें कैल्शियम से कैल्साइट हो जाएगा और मैग्नीशियम से मस्कोवाइट हो जाएगा। इसमें बायोटाइट एंथ्राइट हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा? एंथ्राइट और जिप्सम हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो एंथ्राइट नहीं होता, इसमें ओलिवाइन होता है। क्या हो जाएगा? ओलिवाइन हो जाएगा। बायोटाइट और ओलिवाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायोटाइट और ओलिवाइन हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो सल्फर है। सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है और मॉलिब्डेनम है। नेक्स्ट हमारा बोरान है, क्लोरीन है। इतने जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं इनके बारे में हम डिस्कस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर सल्फर की बात करते हैं तो ये पायराइट द्वारा प्राप्त होता है, जिप्सम द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा ये किससे प्राप्त होता है? ऑर्गेनिक मैटर द्वारा। अगर सल्फर की बात करते हैं पायराइट, जिप्सम पायराइट और ऑर्गेनिक मैटर द्वारा प्राप्त होता है। आयरन की बात करते हैं पायराइट द्वारा प्राप्त होता है, पायराइट से प्राप्त होता है। दूसरा किससे प्राप्त होता है? मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है। पायराइट से प्राप्त होता है, मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है। अगर मैग्नीज की बात करते हैं तो ये मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है, मैग्नाइट से प्राप्त होता है। दूसरा किससे प्राप्त होता है? दूसरा पायरोल्यूसाइड से प्राप्त होता है, पायरोल्यूसाइड से प्राप्त होता है। अगर जिंक की बात करें, जिंक जो है स्फेलेराइट से प्राप्त होता है, स्फेलेराइट से प्राप्त होता है। दूसरा स्मिथोसनाइट से प्राप्त होता है। किससे? स्मिथोसनाइट से प्राप्त होता है। अगर कॉपर की बात करते हैं, कॉपर जो है कैल्कोपायराइट से प्राप्त होता है, पायराइट से प्राप्त होता है। दूसरा बात करते हैं ये मैलाकाइट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मैलाकाइट से प्राप्त होता है। मॉलिब्डेनम की बात करें, मॉलिब्डेनम किससे प्राप्त होता है? ओलिवाइन से प्राप्त होता है, ओलिवाइन से प्राप्त होता है। ओलिवाइन से और क्या था? अभी मैग्नीशियम था, हमने मैग्नीशियम था। अगर बोरान की बात करते हैं तो ये टर्मलाइन से प्राप्त होता है, टर्मलाइन से प्राप्त होता है। अगर क्लोरीन की बात करें तो ये एपेटाइट द्वारा कितने प्राप्त होते हैं? 2, फास्फोरस और क्लोरीन एपेटाइट द्वारा। अगर बोरान की बात करते हैं टर्मलाइन द्वारा, मॉलिब्डेनम की बात करते हैं ओलिवाइन द्वारा। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में कैल्कोपायराइट और मेटाकाइट द्वारा प्राप्त होता है। अगर जिंक की बात करते हैं स्प्लोसाइट, ठीक है। दूसरा स्मिथोसनाइट द्वारा प्राप्त होता है। मैग्नीज की बात करते हैं मैग्नेटाइट और पायरोल्यूसाइट द्वारा प्राप्त होता है। अगर आयरन की बात करते हैं तो पायराइट और मैग्नेटाइट द्वारा प्राप्त होता है। अगर सल्फर की बात करते हैं पायराइट, जिप्सम और किसके द्वारा? ऑर्गेनिक मैटर द्वारा प्राप्त होता है। अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है डोलोमाइट, मस्कोवाइट, बायोटाइट और ओलिवाइन। अगर कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम डोलोमाइट, कैल्साइट और किसके द्वारा? एंथ्राइट और किसके द्वारा? एंथ्राइट द्वारा और जिप्सम द्वारा। अगर अगला बात करें पोटेशियम की माइका और फेल्डस्पार द्वारा, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर द्वारा और फास्फोरस जो हमारा होता है वो किसके द्वारा? एपेटाइट द्वारा। इतना चीज़ें आपको जाननी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिवाइन द्वारा मृदा में किस पोषक तत्व की पूर्ति की जाती है? ओलिवाइन द्वारा मॉलिब्डेनम, मैंने अभी आपको बताया ओलिवाइन हो गया। दूसरा बोरान, ये टर्मलाइन हो गया, टर्मलाइन द्वारा प्राप्त होता है। आयरन मैंने अभी आपको बताया पायराइट हो गया। और क्या हो गया? मैग्नेटाइट हो गया। दूसरा हमने अभी आपको बताया मैग्नीज किससे प्राप्त होता है? मैग्नीज होता है मैग्नेटाइट। दूसरा मैग्नीज क्या होता है? दूसरा किससे होता है? पायरोल्यूसाइड द्वारा प्राप्त होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ओलिवाइन, मॉलिब्डेनम। ओलिवाइन से एक और प्राप्त होता है, ओलिवाइन से एक और क्या प्राप्त होता है? कम मात्रा में प्राप्त होता है, वो होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम भी होता है ओलिवाइन द्वारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के बारे में बात करें। अर्थ क्रस्ट जो होती है हमारी भूमि की जो सतह होती है उसमें कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो कितना पाया जाता है? 46.6% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 46.6%, 46.6% पाया जाता है। अगर सिलिकॉन की बात करते हैं 27.1%। दूसरे नंबर पे कौन है? सिलिकॉन है। अगर एल्युमिनियम की बात करते हैं तीसरे नंबर पे कितना? 8.1%। अगर चौथे ऑप्शन के बारे में बात करें कितना पाया जाता है? 3.6%। ये पाँचवें नंबर पे, ये फिफ्थ पे होता है, ये थर्ड पे होता है,
ये सेकेंड पे होता है और ये फर्स्ट पे होता है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आता है आपका फेरस। फेरस जो आयरन होता है, इसके बाद अगर हम बात करें फेरस आता है। फेरस कितना हो जाएगा? फेरस हमारा हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा? फेरस हमारा 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फेरस हमारा 5%। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिलिका डोमिनेटेड सिलिकेट क्ले मिनरल को कहते हैं। जो सिलिका डोमिनेटेड सिलिकेट मिनरल होता है उसे क्या कहते हैं? जो सिलिका डोमिनेट सिलिकेट मिनरल होता है जिसमें सिलिका पाई जाती है, उस सिलिकेट मिनरल को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है टेट्राहेड्रल। क्या ऑप्शन है? टेट्राहेड्रल। दूसरा ऑप्शन है ऑक्टाहेड्रल। तीसरा ऑप्शन है बोथ या नॉन ऑफ दी। अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। अगर बात करें ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है, अगर बात करें ऑक्टाहेड्रल की तो ये होता है, इसमें जो है ये किसके डोमिनेट होता है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पे। किसके डोमिनेट होता है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की इसमें अधिकता पाई जाती है। किसकी? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। ठीक है, एक हो गया टेट्राहेड्रल, एक हो गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिका। ये सिलिकेट क्ले होते क्या? सिलिकेट क्ले होते क्या है? जिनका आकार 0.1 से 1 mm से कम होता है वो क्या होते हैं? वो हमारे सिलिकेट क्ले, सिलिकेट मिनरल होते हैं। क्या होते हैं? वो हमारे सिलिकेट मिनरल होते हैं। तो हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं सिलिकेट मिनरल होते क्या है, कौन से सिलिकेट मिनरल हमारे पास हमें जानने को मिलते हैं। अगर सिलिकेट मिनरल की बात करें, सिलिकेट मिनरल की बात करें तो अगर सिलिकेट मिनरल की बात करते हैं तो हमारा सिलिकेट मिनरल जो होता है इनका आकार 0.01 mm से कम होता है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट सिलिकेट मिनरल होता है, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलिकेट मिनरल होता है, कौन सा होता है? फिलो सिलिकेट होता है। कौन सा होता है? फिलो सिलिकेट होता है। कौन सा होता है? फिलो सिलिकेट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एक इसमें सीट्स होती है, दो टाइप की इसमें सीट्स होती है। एक तो सिलिका डोमिनेटेड होती है, एक होती है एल्युमिनियम या मैग्नीशियम डोमिनेट होती है। जो सिलिका डोमिनेटेड वो मैंने आपको बता दिया टेट्राहेड्रल हो जाती है, और जो एल्युमिनियम होती है उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ठीक, जो सिलिका डोमिनेट होती है और टेट्राहेड्रल, जो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम डोमिनेट होती है उससे क्या कहते थे? ऑक्टाहेड्रल कहते थे। जो सिलिका होती है उसके अराउंड कितने ऑक्सीजन होते हैं? 4 ऑक्सीजन होते हैं। कितने ऑक्सीजन होते हैं? 4 ऑक्सीजन होते हैं। जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं इसके अराउंड कितने? 6 ऑक्सीजन होते हैं। कितने ऑक्सीजन होते हैं? 6 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक, ये एक परत जैसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन, ठीक, इसका क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। बस इतना जान लीजिए कि सिलिकेट मिनरल का आकार 0.1 mm से कम होता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिलिकेट मिनरल होता है वो फिलो सिलिकेट होता है। अगर सिलिकॉन सबसे ज़्यादा होगा तो टेट्राहेड्रल, जो जिसमें 4 ऑक्सीजन होती है। अगर एल्युमिनियम मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होगी वो ऑक्टाहेड्रल, इसमें 6 ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा सिलिकेट मिनरल 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप होता है? कौन सा सिलिकेट मिनरल 2:1 जो है एक्सपेंडिंग मतलब फैलाव के तरह का होता है? आपके पास ऑप्शन है मॉन्ट मोरिल्लोनाइट, केओलिनाइट, इलाइट, वर्मिकुलाइट और क्लोराइट। मॉन्ट मोरिल्लोनाइट, केओलिनाइट, इलाइट, वर्मिकुलाइट और क्लोराइट। अगर बात करते हैं सिलिकेट मिनरल, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया सिलिकेट मिनरल क्या होता है, कौन सा सिलिकेट डोमिनेट होता है तो कौन सा होता है। तो अगर हम बात करें 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप की बात करते हैं, कितना? 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप की बात करते हैं तो इसमें कौन आ जाएगा? इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? मॉन्ट मोरिल्लोनाइट ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? मॉन्ट मोरिल्लोनाइट जो होता है इसका ऑप्शन सही माना जाएगा। ये 2:1 टाइप होता है और एक्सपेंडिंग होता है, ये चीज़ हम अभी आपको बताएंगे। बस केओलिनाइट कैसा होता है? केओलिनाइट जो होता है 1:1 टाइप होता है।
कैसा होता है 1:1 टाइप होता है। अब ये अनुपात का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 1:1 टाइप होता है। ये कैसा होता है, ये 1:1 टाइप होता है, लेकिन ये जो मिनरल होता है, ये हमारा मिनरल जो होता है ये एक्सपेंडिंग नहीं होता है। कौन सा मिनरल होता है, ये हमारा मिनरल जो है 1:1 टाइप जो है एक्सपेंडिंग नहीं होता है। कैसा होता है, एक्सपेंडिंग नहीं होता। दूसरा अगर बात करें इलाइट के बारे में बात करें, इलाइट किस टाइप का होता है। अगर इलाइट के बारे में बात करते हैं तो ये भी 2:1 टाइप का होता है। कैसा होता है, 2:1 टाइप का होता है। और ये जो है किस में पाया जाता है, क्ले सॉइल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्ले सॉइल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्ले सॉइल में। दूसरा हम बात करते हैं वर्मिकुलाइट की। वर्मिकुलाइट किस टाइप का होता है, ये लिमिटेड एक्सपेंडिंग होता है। लिमिटेड मतलब इसकी एक सीमा होती है एक्सपेंड होने की, लिमिटेड एक्सपेंडिंग होता है, लेकिन ये भी 2:1 टाइप का होता है। कैसा होता है, 2:1। फ्लोराइड की बात करते हैं तो ये 2:1 2:1:1 टाइप का होता है, और ये नॉन एक्सपेंडिंग होता है। कैसा होता है, कैसा होता है, नॉन एक्सपेंडिंग होता है। किस टाइप का होता है ये नॉन एक्सपेंडिंग होता है। नॉन एक्सपेंडिंग होता है। कैसा होता है, नॉन एक्सपेंडिंग होता है। अब हम जानते हैं अनुपात का मतलब क्या होता है। हमने देखा सिलिकेट मिनरल, ये हो गया। हम सिलिकेट सिलिकेट मिनरल के बारे में बात करते हैं। अगर सिलिकेट मिनरल के बारे में बात करते हैं, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, एक कॉल है। ठीक है, चलो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा एक कॉल आ गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, सिलिकेट मिनरल के बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक हमारे होते हैं केओलिनाइट, एक हमारा केओलिनाइट होता है, केओलिनाइट होता है, लिनाइट होता है। एक हमारा होता है, इसमें हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सपेंडिंग, एक होता है एक्सपेंडिंग होता है। दूसरा हमारा होता है, अच्छा इसको ऐसे समझ लेते हैं, इसको आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। 2 टाइप के मिनरल, 3 टाइप के मिनरल होते हैं। हम लोग रेशियो के हिसाब से समझते हैं, वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक होते हैं 1:1 टाइप के। दूसरा होता है 2:1 टाइप के। तीसरा होता है 2:2:1:1 इस टाइप के होते हैं। अगर 1:1 के बारे में बात करें तो ये कौन सा होता है, इसका एग्जाम्पल केओलिनाइट होता है। कौन सा होता है, केओलिनाइट होता है। केओलिनाइट 1:1 का मतलब होता है कि जो एल्युमिनियम और सिलिका की जो परत होती है वो कितने अनुपात में होती है, 1:1 में होती है। कितनी होती है, 1:1। जैसे मान लेते ये हमारी परत क्या है, ये हमारी सिलिका की परत है। ठीक, ये हमारी सिलिका की परत है, और ये हमारी किसकी परत है, ये हमारी एल्युमिनियम की परत है। ठीक, ये हमारी एल्युमिनियम की परत है। तो इसमें जो रेशियो होगा, ये एक परत इसकी हो गई, एक इसकी हुई, तो इसका रेशियो 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:1। ये हो जाएगा सिलिका, ये हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम। दूसरा अगर 2:1 की टाइप की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 2:1 की टाइप की बात करते हैं तो इसमें जो हो जाएगा, एक एक दो हमारी जो है सिलिका सीट हो जाएंगी, दो हमारी परतें जो है सिलिका की हो जाएंगी, जिन्हें हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे। एक हमारी ऑक्टाहेड्रल जो हमारी एल्युमिनियम की परत हो जाएगी, इसे सैंडविच भी कहते हैं।
जो इसमें एल्युमिनियम होता है, सैंडविच आप खाते हैं ना, दो दो जो पाव वगैरह होते हैं, दो जो ब्रेड होते हैं, उनके बीच में आप सब्जियां वगैरह जो भी आप डालना चाहें, चीज़ वगैरह जो भी डालते हैं, वो बीच में बिल्कुल डाल देते हो, सैंडविच बन जाता है। तो इसी टाइप की ये बीच में दबा रहता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे ये हो गया हमारा सिलिका, सिलिका की परत हो गई, ये दो हमारी परतें जो हो गई सिलिका की हो गई। ये बीच की हमारी जो परत हो गई कैसी हो गई, ये एल्युमिनियम की परत हो गई। कैसी परत हो गई, ये हमारी एल्युमिनियम की परत हो गई। ठीक, ये दो हमारी जो है ऊपर वाली सिलिका की हो गई, ये हमारी दो हो गई एल्युमिनियम की परतें। ये हमारी एल्युमिनियम की परतें हो गई, ये हमारी सिलिका की परतें हो गई। ठीक, तो ये जो इस टाइप का जो ये सिलिका हो गया, ये हमारा एल्युमिनियम हो गया। तो इसमें दो दो जो होती हैं, ये हो गई सिलिका, तो ये एक हो गया एल्युमिनियम। जो दो परतें होंगी वो टेट्राहेड्रल या सिलिका की होंगी, एक जो होगी एल्युमिनियम की होगी या ऑक्टाहेड्रल की होगी। इसीलिए इसमें जो है जो एल्युमिनियम होता है सैंडविच हो जाता है। क्या हो जाता है, सैंडविच हो जाता है। कैसा हो जाता है, सैंडविच जैसा हो जाता है। दूसरा अगर बात करें, ये दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सपेंडिंग, एक होता है हमारा एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ने वाला एक्सपेंडिंग। एक होता है हमारा नॉन एक्सपेंडिंग, नॉन एक्सपेंडिंग। एक होता है हमारा एक्सपेंडिंग, एक होता है हमारा नॉन एक्सपेंडिंग, जिसे हम विस्तारी या नॉन विस्तारी बोल सकते हैं। अगर एक्सपेंडिंग की बात करते हैं, इसमें कौन सा आता है एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया मॉन्ट मोरिल्लो नाइट, मॉन्ट मोरिल्लो नाइट आता है। और अगर नॉन एक्सपेंडिंग की बात करते हैं, नॉन एक्सपेंडिंग की बात करते हैं, इसमें कौन आता है, इलाइट आता है। एक इलाइट आता है, दूसरा दूसरा माइकस आता है। क्या आता है, माइकस आता है। माइकस भी इसमें आ जाता है, जो माइका होता है उसमें भी आ जाता है। ये नॉन एक्सपेंडिंग। इसमें एक होता है पार्सली एक्सपेंडिंग, मतलब लिमिटेड एक्सपेंडिंग। क्या होता है, लिमिटेड एक्सपेंडिंग, मतलब उसकी एक सीमा होती है विस्तार होने की। उसमें कौन सा आता है, उसमें आता है वर्मी कुलाइट। क्या आता है, वर्मी कुलाइट आता है। कौन सा आता है, वर्मी कुलाइट आता है। तो अगर बात करते हैं मॉन्ट मरिलो नाइट, मतलब ये भी 2:1 टाइप का होगा। इसमें जो है दो सिलिका एक एल्युमिनियम। अगर ये होता है एक्सपेंडिंग, नॉन एक्सपेंडिंग इलाइट और माइका हो जाता है, लिमिटेड माइका वर्मिकुलाइट हो जाता है। अगर 2:1 की बात करें, ये नॉन एक्सपेंडिंग होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन एक्सपेंडिंग होते हैं। नॉन एक्सपेंडिंग होते हैं मतलब इनका विस्तार नहीं होता। इसमें कौन आ जाता है, इसमें कैल्साइट आ जाता है। क्या आ जाता है, कैल्साइट आ जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, कैल्साइट है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, कैल्साइट है। इसमें क्या होता है, इसमें दो परतें, या तो इन्हें इस रेशियो में लिख सकते हैं या इन्हें इस रेशियो में लिख सकते हैं, या तो इन्हें इस रेशियो में लिख सकते हैं या इसे इस रेशियो में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, उसको भी एक परत पाई जाती है एल्युमिनियम सिलिकेट के साथ। ठीक है, इसमें दो दो जो परतें होंगी वो तो सिलिकेट की होंगी, सिलिका सिलिकेट की, सिलिका की होंगी, टेट्राहेड्रल की होंगी। लेकिन एक रेशियो की परत जो होगी, एक रेशियो की परत क्या होगी, ये जो हमारी परत होती है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ये जो हमारी परत हो जाएगी, ये तो सिलिका की हो जाएगी, ठीक, सिलिका की हो जाएगी। ये जो हमारी परत हो जाएगी, एक एल्युमिनियम की हो जाएगी। और ये जो हमारी परत हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, ये हमारी किसकी हो जाएगी, मैग्नीशियम की। या कभी कभी हम दो केवल सिलिका देखते हैं या दो मैग्नीशियम देख लेते हैं। तो ऐसे इस रेशियो को हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो हमारा कैसा कहलाता है, नॉन एक्सपेंडिंग। इसका उदाहरण क्या है, कैल्साइट है। तो अगर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो हमने अभी आपको बताया कि मॉन्ट मोरिल्लो नाइट कैसा है, 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप है। केओलिनाइट 1:1 कैसा है, इलाइट ये क्ले में पाया जाता है। वर्मिकुलाइट जो है ना, लिमिटेड एक्सपेंडिंग 2:1 टाइप। क्लोराइड हो गया, क्लोराइड कैसा है, 2:1:1 नॉन एक्सपेंडिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नया बना हुआ सॉयल ऑर्डर क्या कहलाता है। अगर सॉयल ऑर्डर की बात करते हैं, तो बिल्कुल नया नया बना हुआ सॉयल ऑर्डर जो होता है वो क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है, हमने सॉयल ऑर्डर पढ़े होंगे सॉयल साइंस में, 12 सॉयल ऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं, 12 सॉयल ऑर्डर होते हैं। तो अगर बात करते हैं जो सॉयल ऑर्डर होता है जो सबसे नया बना हुआ, तो इसे क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है इंसेप्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, ऑक्सीसॉल्स और एल्फीसॉल्स। इंसेक्टिसॉल्स,
इंसेप्टी सॉल्स, एंटी सॉल्स, वर्टी सॉल्स और ऑक्सी सॉल्स। अगर बात करें नया बना हुआ सॉइल ऑर्डर क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा इंसेप्टी सॉल्स। क्या कहलाता है हमारा, इंसेप्टी सॉल्स कहलाता है। दूसरा, अगर इंसेप्टी सॉल्स के क्वालिटी की बात करें, ये सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा ऑर्डर पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, इंसेप्टी सॉल्स पाया जाता है। ये लगभग टोटल जितनी भी सॉइल्स पाई जाती हैं, जितने भी ऑर्डर, उसका 20% ये रखता है। कितना, 20% ऑर्डर पाया जाता है। दूसरा, अगर एंटी सॉल्स की बात करें, इसमें जो है ये ऐसा सॉइल ऑर्डर है जिसमें हम जो हॉरिजन होते हैं, जो संस्तर होते हैं, उसको डायग्नोस नहीं कर सकते। उसको, उसमें जो संस्तर होते हैं, उसमें संस्तर को जानने को नहीं मिलता। ठीक है, मतलब उसमें संस्तर हम पता नहीं लग, इसमें जो हॉरिजन है पता नहीं लगते, हॉरिजन पता नहीं लगते। वो ऐसा कौन सा ऑर्डर है, एंटी सॉल्स हो जाएगा। कैसा ऑर्डर हो जाएगा, एंटी सॉल्स हो जाएगा। दूसरा, अगर बात करते हैं वर्टी सॉल्स, अगर वर्टी सॉल्स के बात करते हैं तो जो क्ले क्ले सॉइल होती है या जो ब्लैक सॉइल होती है, वो किसके अंदर आती है, वो वर्टी सॉइल्स के अंदर आती है। इसमें जो हमने सिलिकेट क्ले पढ़ा था, एक कौन सा सिलिकेट क्ले पढ़ा था हमने, सिलिकेट क्ले मिनरल पढ़ा था, मोंट मोरिल्लो नाइट। मोंट मोरिल्लो नाइट इसके अकॉर्डिंग पाया जाता है। इसमें जो इस ऑर्डर में कौन सा जो हमारा क्ले मिनरल पाया जाता है, क्ले खनिज पाया जाता है, मोंट मोरिल्लो नाइट पाया जाता है वर्टी सॉल्स में। कौन सा पाया जाता है, वर्टी सॉल्स में। दूसरा, अगर बात करते हैं ऑक्सी सॉल्स की, ऑक्सी में से होता है शुष्क मृदाएं। जहाँ पे शुष्क मृदाएं पाई जाएगी वहाँ कौन सा सॉइल ऑर्डर पाया जाएगा, शुष्क जगह पे। शुष्क जगह जो कौन सा सॉइल ऑर्डर पाया जाएगा, वहाँ पे ऑक्सी सॉइल पाया जाएगा। शुष्क जगह पर ऑक्सी सॉल्स पाया जाता है, ऑक्सी सॉल्स पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सी सॉल्स पाया जाता है। जैसे हमारा मरुस्थल वाला एरिया हो जाता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ पे कौन सा ऑर्डर पाया जाएगा, ऑक्सी सॉल्स पाया जाएगा। अगर एल्फी सॉल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एल्फी सॉल्स की, तो ये जो ऑर्डर होता है, जो एल्फी सॉल्स वाला ऑर्डर होता है, ये सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है, मतलब अर्ध शुष्क में पाया जाता है। किसमें, अर्ध शुष्क जगह पे पाया जाता है। कहाँ, अर्ध शुष्क जगह पे पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं, जो इसमें एल्फी का मतलब होता है एल्युमिनियम होता है, और सोल्स का मतलब होता है आयरन। ठीक, एल्फी का मतलब होता है इसमें एल्युमिनियम और आयरन की अधिकता पाई जाती है। इस ऑर्डर में जो है एल्फी में एलफ होता है, ALF, इसका मतलब होता है एल्युमिनियम और आयरन की इसमें अधिकता पाई जाती है। AL से एल्युमिनियम हो गया, F से आयरन हो गया, यह जो डिनोट करते हैं Fe, वो हो जाएगा। तो जो हमारा इसमें क्या पाया जाता है, एल्फी सॉइल में आयरन, और जो आयरन है और एल्युमिनियम, ये एल्फी सॉइल में पाया जाता है। तो सबसे नया बना हुआ ऑर्डर क्या कहलाता है, इंसेप्टी सॉल्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीट या मक सॉइल जो होती है किस नाम से जाना जाता है। पीट और मक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है, आपके पास ऑप्शन है हिस्टोसोल्स, एरिडीसोल्स, स्पोडोसोल्स, अल्टीसोल्स। हिस्टोसोल्स, एरिडीसोल्स, स्पोडोसोल्स, अल्टीसोल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिस्टोसोल्स। हिस्टोसोल्स को मक या पीट सॉइल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मक या पीट सॉइल के नाम से जाना जाता है। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू। ठीक है, जो टिश्यू वाली जो सॉइल्स होती हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, हिस्टोसोल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, ये रिच होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करें एरिडी सॉल्स। एरिड का मतलब समझते हैं जो शुष्क मृदाएं, जो मरुस्थल वाली मृदाएं होती हैं, वहाँ जो ऑर्डर पाया जाता है एरिडी सॉइल हो जाएगा। स्पोडोसॉइल्स का मतलब होता है, स्पोडोसॉइल्स जो होती हैं ये अंडर एज होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, स्पोडोजोल का मतलब होता है अंडर एज। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये ठंडे और जो आध ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पाई जाती है, ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मृदा, स्पोडोसॉल्स पाई जाती है। अल्टीसॉल्स की बात करते हैं, अल्टीसॉल्स जो होती हैं उन्हें रेड क्ले सॉइल कहा जाता है, रेड क्ले सॉइल। अब रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, आपको पता है, जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है रेड सॉइल, कोस्टल एरियाज में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कोस्टल एरियाज में पाई जाती है। और इनमें कौन सा एक क्ले मिनरल पाया जाता है, केओलिनाइट।
केओलिनाइट किस में पाया जाता है? अल्टीसॉल्स में। और मैंने अभी माउंट मरिलोनाइट बताया था, वो किस में पाया जाता है? वर्टिसॉल्स में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिस्टोसॉल्स होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो सॉइल ऑर्डर ज्वालामुखी की राख से बनता है उसे क्या कहते हैं? जो हमारा सॉइल ऑर्डर ज्वालामुखी की राख से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है मॉलिसॉल्स, एंडीसॉल्स, जेलीसॉल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंडीसॉल्स। जो हमारा ज्वालामुखी की राख से सॉइल ऑर्डर बनता है उसे क्या कहते हैं? एंडीसॉल्स कहते हैं। अगर बात करें मॉलिसॉल्स की, तो मॉलिसॉल्स का जो बेस सेचुरेशन होता है, इसका बेस सेचुरेशन होता है कितना होता है? वो होता है 50% के ऊपर। कितना होता है? 50% के ऊपर होता है। ठीक है। और ये जो है कैलकेरियस सॉइल इसके अकॉर्डिंग बनती है। इसके अकॉर्डिंग कैसी सॉइल बन जाती है? कैलकेरियस बन जाती है। कैलकेरियस सॉइल जो होती है इसके अकॉर्डिंग बनती है। इसके अकॉर्डिंग कौन सी सॉइल बनती है? कैलकेरियस सॉइल बनती है। अगर एंडी सॉइल्स की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया जो सॉइल ऑर्डर ज्वालामुखी से बनता है एंडी सॉइल्स कहलाता है। अगर जेली सॉइल्स की बात करें, तो जेली सॉइल्स वो होती हैं जहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर जो हमारी ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जो सॉइल बनती है वो जेली सॉइल्स होती है जहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। इसे क्रायोटर्बेशन प्रोसेस जो होता है इसके रेफरेंस से किया जाता है। कौन सा प्रोसेस किया जाता है? क्रायोटर्बेशन। क्रायोटर्बेशन जो प्रोसेस होता है इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है। और इसे क्रायोसोल्स के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज क्रायोसोल्स। क्रायोसोल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे क्रायोसोल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंडीसॉल्स हो जाएगा। तो आज जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। और पूरा सेशन अटेंड करने के लिए आपको थैंक यू। दूसरी चीज़, आप इसे शेयर ज़रूर करते रहे। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं खुद ही बना रहे, खुद ही पढ़ रहे, खुद ही पीपीटी भी बना रहे, खुद ही क्वेश्चनों को छांट रहे आपके सिलेबस से। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी नेमराज सुंडा के पॉइंट है वो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। एक एक पॉइंट, एक एक ऑप्शन बता रहे हैं। तो थोड़ी सी 2 सेकंड की बस आपको मेहनत लगेगी सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में। तो इसमें आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ कर देंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये सीज़न अगर सीरीज स्टार्ट करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके इसी सीरीज से फंस जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में नेमराज सुंडा का पूरी बुक का रिवीजन हो जाए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। हम उसे एक दिन से आपका स्टार्ट कर देंगे, जो हम आपको बता देंगे कि अल्टरनेट डेज पे किस डेज पे क्या, कौन सा चैप्टर, कौन सी चीज़ें स्टार्ट करनी है वो हम आपको बता देंगे। दूसरी चीज़ कि आप जो है पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पता नहीं कब AGTA का जो है एग्ज़ाम आ जाए। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है यूपी की, उसे धक्का लगा है ना, तो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो इसीलिए उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी पेपर भी होने को संभावना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और ये सेशन ज़रूर अटेंड करते रहिए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए नेमराज सुंडा का हिंदी वर्जन भी आपके लिए ले आएंगे, जो पूरी की पूरी बुक का लेक्चर होगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। ठीक है। तो यहीं पे हम अपने सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।